हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हो बाल विकास। बाल विकास की ये आपकी सीरीज चल रही है। यह बाल विकास हमारे सभी प्रकार के टेट, एमपी टेट, सी टेट, सभी प्रकार के टेट में बाल विकास पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। यहाँ हम अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं और चीज़ों को पढ़ के समझ रहे हैं। हम चलते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन पर। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? पहले कोई अलग बात थी, आज अगर हम देख रहे हैं तो वर्तमान में एक शिक्षक की भूमिका क्या है, यह हम आज देख पा रहे हैं। आज क्या है? ज्ञान देने वाले की है, सुगमकर्ता की है, मित्र की है या प्रबंधक की है। हम देख पा रहे हैं एक टीचर जो आज एनसीईआरटी में जो शिक्षा 2005 से बदल गई है 2009 से, उसमें जो एक टीचर है वो एक आपके सहयोग करता है। क्या है? आपके सहयोग करता है, आपकी हेल्प करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। एक सहयोग करता है, एक सुगम करता है, जो आपकी अधिगम को और सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं और आपको उसे अच्छे तरीके से बच्चे को समझाते हैं। तो सुगम करता है, चीज़ों को सरल बना रहे हैं, चीज़ों में सहायता कर रहे हैं बच्चे के अधिगम में। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, बच्चों से कहिए कि आप हमें पढ़ के दिखाओ, हमें पढ़ के सुनाओ, ये कि आपको कितना समझ में आ रहा है, हमें समझाओ। ऐसा जब आप करोगे तो यह पूछा गया है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर जा रहे हो, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर जा रहे हो, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर जा रहे हो, परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर जा रहे हो। आप जा रहे हो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। बच्चे को वहां आप महत्वपूर्ण मान रहे हो, बच्चे से कह रहे हो कि आप पढ़ो, आप समझदार हो, आप हमें सिखाओ। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप बच्चे से पढ़कर आप बच्चे को खुद एक केंद्र में रख रहे हो। मतलब बच्चे को केंद्र में रख रहे हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है कि हम बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा मान रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा और एनसीईआरटी में बाल केंद्रित शिक्षा को ही महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों को आयोजन के द्वारा विश्वसनीय विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। बुद्धि उदाहरण उदाहरण प्रक्रमण की गति संवेदी विभेदी है, या फिर बुद्धि बहुयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी। डी क्यों होगा? कि बुद्धि क्या है? बुद्धि बहुयामी है और इसमें कई पहलू नियत हैं। यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि विद्यालय में अकेला अच्छा प्रदर्शन नहीं करना, बुद्धि का मतलब है अब हर जगह बुद्धि काम आती है। बुद्धि केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धियों के लिए है, केवल नहीं है, विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली के लिए, दिमाग से कार्य किए तो उसके लिए अकेली है। उदाहरण प्रक्रमण की गति संवेदी विविधता विभेद आदि के लिए है। नहीं, डी ऑप्शन राइट है। बुद्धि बहुयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि एक बहुयामी है, बहुयामी मतलब बहुत जगह काम आती है, कोई केवल एक जगह नहीं आती है। और बुद्धि क्या है? इसमें कई पहलू निहित है। हमारा तर्क करना, हमारा चिंतन करना, हमारा संज्ञान करना, हमारा सोचना, हमें हर जगह बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि हमें संघर्ष करना सिखाती है, बुद्धि हमें सोचना सिखाती है, हिलने में, खाने में, कूदने में, उड़ने में, पहनने में, नहाने में। बुद्धि आप पता थोड़ी सी कम बुद्धि होती है तो कहते हैं तो कम बुद्धि का बच्चा है, कम बुद्धि का व्यक्ति है तो उसे पागल कह देंगे।
कहने में कोई हर्ज नहीं करता। तो इसलिए बुद्धि हमें बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया? ये एक थे सीएम भाटिया नाम करके थे। सीएम भाटिया, इन्होंने 1955 में 55 में 1955 में एक प्रोजेक्ट या एक विधि बनाई, उसे नाम दिया इन्हें बैटरी प्रयोग। बैटरी का क्या काम था? ये किसके लिए है? रुचि के लिए है। अभी क्षमता को, व्यक्तित्व को, बुद्धि को, ये बुद्धि के लिए है। किसके लिए? बुद्धि के लिए। बुद्धि इसका ऑप्शन राइट है। इसमें क्या है, कार्ड बनाए उनने, उन कार्डों को, उस कार्ड में एक कोई भी एनिमल ले लो आप, हाथी ले लो, उसको अलग-अलग कार्ड बनाए, उसमें आधा-आधा करके, किसी में हाथी का पाँव है, किसी में पूँछ है, किसी में आगे की सूंड है, किसी में आधा-आधा, वो एक गेम आता है ना बच्चों का, बच्चे उस गेम से ऐसे-ऐसे करके मिलाते हैं। तो ऐसे ही उनने ये वो कार्ड बनाए और क्या किया, बच्चों को दिए और बच्चे को बोला कि आपको इतनी जल्दी हो सके इनको मिलाओ, मिला के एक बना दो। तो बच्चे, इससे क्या, बच्चे की बुद्धि की क्षमता का वो पड़ेगा पता कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, वो कैसे उसे जल्दी मैच कर सकता है। इसलिए ये बुद्धि का परीक्षण है। कभी-कभी यही आता है कि बैटरी जो का प्रयोग है वो किसने किया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सीएम भाटिया है। कब किया? 1955 में किया। और किसके लिए किया? तो ये बुद्धि के लिए किया। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है। यहाँ 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, एक ऑप्शन ऐसा है जो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। शिक्षार्थियों के लिए प्रतिस्मरण को आसान बनाएगा। ज्ञान हो, बुद्धि हो, वो तो क्लियर है, स्मरण को आसान बनाता है ज्ञान। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ज्ञान की बहुत जरूरत पड़ेगी, सही है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा आत्मिक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ये आप देख सकते हो। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थी के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन बनाएगा। शिक्षा क्या करेगी? वो कोई पेपर सॉल्व बना रही है, बच्चे के लिए पेपर लेना है या बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो अपने उसको वो दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। पहले बच्चे से ये पूछूंगी, फिर ये पूछूंगी, फिर बच्चे से मौखिक पूछूंगी, फिर ओटियां लगवाऊंगी, वो विकल्प रहित क्वेश्चन होंगे, जी होंगे। तो मैम का काम तो कठिन होता है, मगर शिक्षार्थी का कार्य आसान बन जाता है दिमाग लगा के। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका राइट है। आपका सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्यों गलत है? कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को सरल बनाएगा। जो हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान है वो क्या करेगा? इन अवधारणाओं को सरल बनाएगा, अवधारणा समझ को सरल बनाएगा, ना कि कठिन। ये ऑप्शन इसलिए सी ऑप्शन गलत है, यही हमको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन क्या होता है? संज्ञान आत्मिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, मनोगतिक प्रक्रिया, भावात्मिक व्यवहार। चिंतन, जब हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, सोचते हैं, ये सब चीजें हमारे संज्ञान में आती हैं। हमने बताया था कि जब हमें ऐसे आगे से कोई शेर आता देखेंगे, जब शेर आता देखेंगे तो हमारे अंदर भाव उठेंगे, डर का भाव उठेगा। तो डर के भाव से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर संज्ञान आएगा कि हम कैसे अपनी जान बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में। जैसे अभी ये अपना एरोप्लेन क्रैश हुआ है, तो उसमें जो एक कुमार विश्वास हैं, वो बचे हैं। तो उनका वो ये उनके संज्ञान था, उसने इतनी जल्दी डिसीजन लिया कि वो खिड़की से कूद गए और बाहर बच गए वो जिंदा। 242 यात्री थे, उसमें से एक वो ही जिंदा बचे हैं। 241 यात्री खत्म हो गए, जिसके ऊपर गिरे वो खत्म हो गए हैं। तो वो क्या था? उनका संज्ञान था। उनने संज्ञान लिया, उनने तर्क करा, संज्ञान में चिंतन करा और पल भर में ही अपना डिसीजन ले लिया। तो हमारा जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। राइट ऑप्शन ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं?
बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण करना। हमें पूछा है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न को किसमें बढ़ावा देते हैं। ये कौन है? इसका आपका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बी क्यों होगा ये हम देखेंगे। विश्लेषणात्मक, बच्चा क्या करता है विश्लेषण में? क्या करता है? चीजों का विखंडन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। विश्लेषण और संश्लेषण हमने आपको विस्तार से पढ़ा है। तो विश्लेषण में क्या करता है बच्चा? चीजों को मतलब ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से सर्च करता है एक-एक चीज़ का। जैसे पेड़ है तो उसके विश्लेषण करेगा तो उसके पेड़ की पत्तियों के बारे में भी जानकारी लेगा, तने के बारे में भी, पेड़ कैसे खाना बनाता है। बच्चा ये करता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में जानकारी को बाँट कर करता है, तो विश्लेषण कर रहा है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचना पर ना जाएँ, आलोचनात्मक चिंतन। यह चिंतन वह चिंतन है जब बच्चा खुद के लिए करता है, टीचर बच्चे के लिए करता है। इसमें क्या करता है बच्चा? खुद का अपना आकलन करेगा बच्चा, उस चीज़ को ध्यान से देखेगा। मैंने गलती की है तो कहाँ की है? मैंने टेस्ट दिया, तो इस टेस्ट में मुझसे गलती हुई तो ये कैसे हुई? कहाँ हुई? अपनी ही चीज़ को ध्यान से देखना, अपनी गलतियों को ध्यान से देखना, उन पे चिंतन करना, उन पे तर्क करना, उसको सोच पाना और जो गलतियाँ हैं उनको अलग कर पाना। ऐसा जब करते हैं उसे आलोचनात्मक चिंतन बोलेंगे। आलोचनात्मक चिंतन पर आप कहीं पढ़ाएँगे तो उसकी भी 1 घंटा में वीडियो खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ का आपको ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप गूगल कर लिया करो, आप बोलोगे आलोचनात्मक चिंतन, आपको आ जाएगा तो आप वहाँ समझ लिया करो चीज़ों को। हर चीज़ का एक अपने आप में एक हर चीज़ एक बहुत बड़ी है वो है, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों के किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूत कराने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थियों सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। हमें पूछा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को किसके लिए सबको अलग-अलग देखने की व्यक्तिक मतलब भिन्नता मतलब अलग-अलग सभी व्यक्तियों को या सभी विद्यार्थियों को अलग-अलग देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे डी ऑप्शन में कहा गया है, राइट ऑप्शन आपका डी है। डी में क्या कहा गया है? यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। हमें हर बच्चे को जब देखना है कि बच्चा इसके सीखने के योग्य है या अयोग्य है। जब बच्चा कोई योग्य है तो उसे उस तरीके से पढ़ाना है, जो अयोग्य है उसे उस तरीके से पढ़ाना है। इसलिए व्यक्ति भिन्नता देखी जाती है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक धारणा है को सुनिश्चित करता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्वक भेदभाव की नीति का अनुमान करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम को प्रति सम्मान विकसित करता है। क्या पूछा है आपसे? सह शैक्षणिक मतलब शैक्षणिक मतलब अपनी पढ़ने की गतिविधियां, सह शैक्षणिक मतलब सभी वाली, पढ़ने की भी, खेलने की, कूदने की, सह शैक्षणिक में ये सतत व्यापक मूल्यांकन में आ जाती है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, एक एक शब्द का मतलब आप समझोगे। निष्पादन क्या होता है? ये हमें पूछा है। निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है अपना काम को पूरा करना। निष्पादन का मतलब होता है 2 लोगों में समझौता। निष्पादन का मतलब होता है कि हम कोई भी काम की मंजूरी मिल गई, हमने अपने कार्य को पूरा कर लिया, या 2 लोगों में मंजूरी हो गई, 2 लोग सहमति हो गई कोई कार्य के लिए, तो इसका मतलब निष्पादन होगा। और निष्पादन के भी वो और शब्द भी हैं। तो यह निष्पादन का हमें पूछा है। निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जाता है? यहाँ पर ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो निष्पादन को स्तर को बढ़ा रहा है? यह सार्वभौमिक धारणा
रिलेशन को सुनिश्चित करता है, यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसमें क्या है, हर आदमी की मंजूरी देखी जाती है, 2 आदमी है, दोनों को सहमति देखी जाती है और ध्यान से हर व्यक्ति का मतलब कार्य देखा जाता है कि वो सही हो रहा है, पूरा हो गया या नहीं हुआ, यह होता है हमारा निष्पादन। तो हर व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, वह निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य कार्य है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। क्या कर रहे हैं, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में सबसे भिन्न होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता है, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। अब ये हम सब अलग होते हैं अभिरुचि से या आदि के संदर्भ में। देखो, हम सभी अपनी बुद्धि से, प्रेरणा से, अभिरुचि से या आदि से। शरीर का कद काठ ही ये आए तो वंशानुक्रम है। ये आए हमारा बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि, संदर्भ जी आए पर्यावरण है। मगर इस सभी को मिलाकर यहाँ बुद्धि भी आ गई, प्रेरणा भी आ गई, अभिरुचि आ गई, तो यहाँ वंशानुक्रम भी हो सकता है, पर्यावरण भी हो सकता है। तो ये सभी हमारे किस में आएंगे, व्यक्तित्व भिन्नताओं में। इसी से तो व्यक्तियों में भिन्नता होती है। कोई की बुद्धि अलग है, कोई की प्रेरणा अलग है, कोई अभिरुचि अलग है, कोई का संदर्भ अलग है, कोई की संस्कृति अलग है, कोई की अलग है, कोई अलग क्षेत्र से आता है, कोई वंचित परिवार से आता है। इसी प्रकार से यही होती है व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, यह कार्य निम्न में से किसका हिस्सा बन जाता है। क्या पूछा गया है हमसे कि छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी। अब छात्र कैसा अपना अधिगम कर रहे हैं, कितना मजबूत हो चुका है, वो उसे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, वो कितने तैयार हैं, यह होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। कि वो अधिगम के लिए आकलन की वो हो रही है ना, कि वो अधिगम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं अपने लर्न के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए। तो अधिगम के लिए आकलन, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम के आकलन में शामिल है। अभी था अधिगम के लिए आकलन, अब है अधिगम के आकलन में शामिल है। कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक आयोग, परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। अधिगम के आकलन में शामिल होगा कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों को जो तुमने करा है अधिगम के आकलन में कुछ अनुसार आपने मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर कुछ आपने साझा करा है उदाहरण देकर, तो वह अधिगम के आकलन में आएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CCE आरंभ किया जाता है एक वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में, समय समय पर, एक वर्ष में 2 बार। है आपको पता है CCA होती है, आप CCA बोल देते हैं। वर्ष में 1 बार होते हैं, जब कॉलेज में बच्चे आते हैं तो उनके होते हैं वर्ष में 1 बार। ये सुना होगा आपने कॉलेज में, स्कूल में तो पता नहीं रहता है। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों को मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किसका उपयोग कर रहा है, अपनी अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमान विधि का। क्या कर रहा है वो, अपने अनुभवों और लक्षणों के, उसने कोई सीखा, कभी अनुभव लिया था, आधार पर अपने उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों को मरम्मत करता है। क्या करता है, वह अनुमान लगाता है कि मैंने पहले किए थे, अब मैं इन्हें कर रहा हूँ। राइट ऑप्शन हो आपका हुआ डी, अनुमान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा हमारी एक सबको साथ बैठाकर सबको साथ पढ़ाने वाली शिक्षा है। अलग-अलग नहीं कहा है, एनसीईआरटी में कहा है कि किसी को अलग-अलग नहीं करना है, सभी को एक समान बिठाकर पढ़ाना है। तो विशेष विद्यालय नहीं खोलना है, विशेष विद्यालय में विकसित विधियाँ नहीं पढ़ाना, विशेष विद्यालयों में विशेष नहीं करना। यहाँ क्या करना है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही बिठा के बच्चों को पढ़ाना है। ये ऑप्शन राइट है। आप इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ। आप पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।